सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी सर गारफील्ड सोबर्स ये किस देश के या किस टीम के महान क्रिकेटर थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो सही उत्तर होगा वेस्ट इंडीज। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क करना, इनसे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। वेस्ट इंडीज के महान क्रिकेटर थे सर गारफील्ड सोबर्स और अभी 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। उन्हें क्रिकेट इतिहास का सबसे महान ऑलराउंडर माना जाता है। उन्होंने 1954 से लेकर 1974 तक वेस्ट इंडीज के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला और 1958 की बात है, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 365 रन बनाए थे और उस समय यह टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर था। यह रिकॉर्ड 36 साल तक कायम रहा। फिर 1994 में ब्रेन लारा ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा था। अच्छा, एक ओवर में 6 छक्के की अगर बात करते हैं तो 1968 में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक ओवर में लगातार 6 छक्के लगाने वाले ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बने थे और इनके नाम से एक ट्रॉफी दी जाती है, ये तो आपको याद होगा ही सही, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। तो उस ट्रॉफी का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है, जो कि आईसीसी के द्वारा हर साल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर को दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तिगत सम्मान है। और इनको कुछ सम्मान मिले वो मैं आपको बता दूं। 1975 में क्रिकेट में योगदान के लिए नाइटहुड सर की उपाधि इनको दी गई। 2009 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया। विजडन ने उन्हें 20वीं सदी के 5 महान क्रिकेटरों में शामिल किया था। सर गारफील्ड सोबर्स, इनका संबंध क्रिकेट से था और किस देश से थे? वेस्ट इंडीज, याद रखना। अभी लेटेस्ट कुछ व्यक्तियों के निधन हुए वो मैं आपको रिवाइज कराऊं तो फ्रांसवा एंगलर्ट, ये बेल्जियम के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। हिग्स बोसोन का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जिसके लिए 2013 में नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स का इनको। और मशहूर पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन हो गया। वे छत्तीसगढ़ की लोक कला पंडवानी की सबसे प्रसिद्ध कलाकार थी। भारत के प्रसिद्ध अभियंता गिरीश भारद्वाज का निधन हो गया। वे कर्नाटक से थे। ब्रिज मैन ऑफ इंडिया या सेतु बंधु इनको कहा जाता है। 2017 में पद्मश्री उनको मिला था। और अभी प्रसिद्ध पार्श्व गायिका एस जानकी का निधन हो गया। वे आंध्र प्रदेश से थी। 2013 में उनको पद्म भूषण दिया गया था, लेकिन उन्होंने लिया नहीं था। उन्हें जानकी अम्मा या दक्षिण भारत की कोकिला के नाम से जानते हैं, मतलब निधन हो गया। और कतर के पूर्व शासक या पूर्व अमीर कहते हैं शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का भी अभी निधन हो गया। उन्हें आधुनिक कतर का निर्माता माना जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल लेटेस्ट कुछ महत्वपूर्ण निधन वाले प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 जुलाई को। तो हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 2010 में मनाया गया था। नेल्सन मंडेला की बात करें, उनका जन्म 18 जुलाई 1918 में हुआ था, इसीलिए 18 जुलाई को ये दिवस हम मनाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति रहे थे। अच्छा, इस दिवस की थीम क्या रखी गई है? इट्स स्टिल इन अवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी। गरीबी और असमानता से लड़ना अब भी हमारे हाथों में है। उन्होंने रंगभेद नीति के खिलाफ 27 वर्ष जेल में बिताए थे। दक्षिण अफ्रीका, जिसको इंद्रधनुष राष्ट्र कहा जाता है, उसके ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति रहे थे, याद रख। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था कब? 1993 में। और हमारा जो भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, उससे भी इनको सम्मानित किया जा चुका है 1990 में। और वे पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान के बाद भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाले दूसरे गैर भारतीय बने। ठीक है, तो इनसे महत्वपूर्ण ये कुछ बिंदु मैंने आपको बताए और ये दिवस है, ध्यान में रखना। बाकी जुलाई में कौन कौन से दिवस होते हैं एक बार फिर रिवाइज कर लो। 1 जुलाई को 3 दिवस हम मनाते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, जीएसटी डे, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 14 जुलाई को तीसरा नमस्ते दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस और 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में भी हमने मनाया। ठीक है, तो ये सब दिवस ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 को पारित किया है। मतलब जिन महिलाओं के नाम जमीन नहीं है लेकिन वो खेती या उससे जुड़ा कोई भी काम करती हैं, तो उन्हें भी कानूनी रूप से किसान माना जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे महिला किसानों के लिए अलग कानून बनाने वाला
भारत का पहला राज्य बन गया महाराष्ट्र। तो इसके तहत जो पात्र महिलाएं होंगी उनको विमेन फार्मर सर्टिफिकेट यानी कि महिला किसान प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इससे उनको कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, जैसे वो बैंक से कृषि ऋण ले पाएंगी, सरकारी सब्सिडी उनको मिल पाएगी, फसल बीमा का लाभ ले पाएंगी, सभी कृषि योजनाओं का फायदा उठा पाएंगी। अच्छा, इसके अलावा महिला किसान कोष बनाया जाएगा। महिलाओं के लिए महाराष्ट्र राज्य महिला किसान कोष बनाया जाएगा। महिला किसानों का डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा ताकि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। और इसी तरह आपको याद होगा, संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स के रूप में घोषित किया है। अब यहाँ पे बात महाराष्ट्र की है, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल मुंबई हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे हैं और सुनेत्रा पवार हैं। गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। कुछ और प्रश्न यहाँ से रिवाइज करें तो भारतीय नियामक बोर्ड, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक ये हुई मुंबई में। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर, जिसे पहले अहमदनगर के नाम से जानते थे, और इसी जिले का एक गांव है सौंदला गांव। ये भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन हुआ था महाराष्ट्र के बुलडाना जिले के शेगांव में। और आरबीआई ने देश का दूसरा हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर उड़ीसा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया, जबकि पहला आपको मिलेगा नवी मुंबई में। लार्सन एंड टुब्रो जो कंपनी, इसने महाराष्ट्र के हिंगोली में भारत के पहले लिगो का निर्माण करने की घोषणा की है। लिगो मतलब लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। उसके अलावा 7वां एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का आयोजन हुआ था पुणे महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के भंडारा जिले का बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई। उसके अलावा महाराष्ट्र के पालघर जिले में जो स्थित है आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल, इसको 2025 का प्रतिष्ठित यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला था। अर्थशॉट प्राइज 2026 का आयोजन होगा मुंबई में इस साल। दिव्यांग सहायक पोर्टल अभी महाराष्ट्र ने लॉन्च किया। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना, जिसका नाम है सक्षम, कहां पर शुरू हुई? मुंबई में। हट्टे रसाला उत्सव महाराष्ट्र के जलाना शहर में इसका आयोजन हुआ। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की देश में पहली फ्रेगनेंस R&D फैसिलिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी का उद्घाटन अभी मुंबई में हुआ। और महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन परियोजना ये स्थापित करने की मंजूरी दी। उसके अलावा अभी हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने कोल्हापुर के प्रसिद्ध अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना का भी उद्घाटन किया। भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट ये बनेगा महाराष्ट्र के पालघर जिले के समुद्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र से ही बहुत सारे करंट अफेयर्स हमने रिवाइज कर लिए लेटेस्ट। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, भारत के पहले निजी क्षेत्र के ऑर्बिटल क्लास पुनः प्रयोज्य यानी कि रीयूजेबल रॉकेट बूस्टर रिकवरी मिशन का नाम क्या है? तो आंसर होगा मिशन 2। तो मिशन 2 ये अग्निकुल कॉस्मोस जो प्राइवेट स्पेस कंपनी है, इसी का एक अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य है रॉकेट के हिस्सों का दोबारा उपयोग, रीयूजेबल रॉकेट करना, मतलब रीयूजेबल रॉकेट बनाना ताकि भविष्य में अंतरिक्ष मिशन सस्ते हो सके। तो इसमें क्या क्या शामिल है? रॉकेट बूस्टर की वापसी। देखो मतलब होता क्या है, जब रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है तो उसका बूस्टर शुरुआती उड़ान में मदद करता है और आमतौर पर यह बूस्टर इस्तेमाल के बाद नष्ट हो जाता है। लेकिन मिशन 2 में पहली बार भारत की कोई प्राइवेट कंपनी इस बूस्टर को सुरक्षित वापस समुद्र या जमीन पर उतारने की कोशिश करेगी। यदि ये सफल होता है प्रोग्राम, तो उसी बूस्टर का दोबारा से उपयोग किया जा सकेगा, जिससे रॉकेट लॉन्च की लागत काफी कम हो जाएगी। इसके अलावा ऊपरी चरण जो अपर स्टेज होती है उसका भी दोबारा हम उपयोग में लेंगे उसे। आमतौर पर रॉकेट का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो अंतरिक्ष में कचरा बन जाता है, वो अलग हो जाता है और डेब्रिस बन जाता है, जिसे अंतरिक्ष का कचरा कहते हैं। लेकिन इस मिशन में उसे काम करने वाले प्लेटफॉर्म में बदलने की कोशिश की जाएगी ताकि वे लंबे समय तक अंतरिक्ष में उपयोगी रहे। तो इस मिशन 2 की ये 2 खास बातें हैं। अच्छा, इसरो के जो पूर्व चेयरमैन रहे S सोमनाथ, उनको यहाँ पे अग्निकुल के बोर्ड में ऑब्जर्वर बनाया गया है। ये भी एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। और ये जो मिशन, ये मिशन 2 के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका जो ये अभी परीक्षण करेंगे किस रॉकेट पर करेंगे, किस रॉकेट का इस्तेमाल करेंगे? तो अग्निबाण का, ये भी ध्यान रखना। और रीयूजेबल रॉकेट से आपको याद आएगा भी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि जापान के जो अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा जिसको कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इसने भी RVX नाम का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकने वाला रीयूजेबल रॉकेट का भी पहला सफल परीक्षण किया था। अभी 2-4-5 दिन पहले हमने पढ़ा था, तो मुझे लगा आपको लगे हाथ रिवाइज करवा दे। बाकी ये जो कंपनी है ना अग्निकुल कॉस्मोस, इसकी स्थापना हुई थी 2017 में। मुख्यालय इसका चेन्नई तमिलनाडु में आपको मिले। ठीक है,
तो ये बात आपको सारी समझ में आ गई ना। तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, नीति आयोग का नया रोड मैप भारत को किस वर्ष तक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था शक्ति बनाने का लक्ष्य रखता है? तो आंसर होगा 2035 तक। तो जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए जैव अर्थव्यवस्था, बायो इकोनॉमी क्या है। तो जैव अर्थव्यवस्था का मतलब है पौधों, जीव जंतुओं, सूक्ष्म जीवों और जैविक संसाधनों का उपयोग करके अगर आप कोई भी दवा, कृषि, खाद्य पदार्थ या जैव ईंधन आप बना रहे हो या कोई भी उपयोगी उत्पाद आप बना रहे हो जैविक संसाधनों का उपयोग करके, तो उसे जैव अर्थव्यवस्था, बायो इकोनॉमी कहा गया है। और नीति आयोग ने 2035 तक भारत को जैव अर्थव्यवस्था में दुनिया के अग्रणी शक्ति बनाने का रोड मैप अभी जारी कर दिया है। इन्होंने बताया कि भारत की जो जैव अर्थव्यवस्था है, बायो इकोनॉमी, वो 2025 में कितनी है? लगभग 195.3 बिलियन डॉलर की। लेकिन 2035 तक यानी कि आने वाले 10 सालों में हमें इसे कितना करना है, कितना लक्ष्य रखा है? 691 बिलियन डॉलर का, लगभग 700 बिलियन डॉलर ही मान के चलो। तो इसके लिए 50,000 करोड़ का जैव अर्थव्यवस्था विकास कोष भी बनाया जाएगा और ये काम करेगा 2026 से लेकर 2035 तक। इसका उद्देश्य है नई तकनीक और शोध को प्रयोगशाला से बाजार तक पहुंचाना। इसी के लिए एक टर्म, एक सेंटेंस कह दो आप, बड़ा उपयोग में आता है, वैल्यू ऑफ डेथ। मतलब जब कोई नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी लैब में तो सफल हो जाती है लेकिन उसे बड़े स्तर तक या मार्केट तक नहीं पहुंचाया जाता है। मतलब लैब तक सफल रहा, बढ़िया है, लेकिन उसे मार्केट तक लेके नहीं आ रहे हैं, तो इसी को कहा जाता है वैल्यू ऑफ डेथ। अब जो इन्होंने नया फंड जारी किया है 50,000 करोड़ रुपए, वो इस समस्या को दूर करेगा। अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी है जो काम की, अगर लैब में वो सफल रही तो उसे बड़े स्तर तक लेकर के जाएंगे, मार्केट तक लेकर के आएंगे। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी योजनाएं लागू की जाएंगी जिससे भारत में उत्पादन बढ़ेगा, इंपोर्ट पर, आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी और मेड इन इंडिया, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। अब नीति आयोग की हम बात कर रहे हैं। नीति आयोग में नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष होते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, यानी कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष अभी नए बने थे, अशोक लाहिड़ी। सीईओ, इनको एडिशनल चार्ज मिला था सीईओ का, कौन है? निधि छिब्बर। और अभी नीति आयोग के 7 प्रमुख पूर्णकालिक सदस्य बने थे, उनके नाम आपके सामने हैं। बाकी नीति आयोग से कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं तो नीति आयोग के महिला उद्यमिता चैप्टर में शामिल होने वाला पहला राज्य बना तेलंगाना। नीति आयोग ने अभी दूसरा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 जारी किया, उसमें टॉप पे उड़ीसा है। नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया? वीके पॉल। फ्रंटियर टेक हब ये भी लॉन्च किया नीति आयोग ने, जिसका उद्देश्य है क्वांटम कंप्यूटिंग को विकसित करना। नीति आयोग ने ट्रेड वॉच नाम से एक रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में कौन सा जिला टॉप पर रहा? हनहतियाल, मिजोरम का जो है। पहला इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स ये जारी किया नीति आयोग ने। वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल को लॉन्च किया नीति आयोग ने। नीति आयोग ने मिजोरम को भारत का जिंजर कैपिटल घोषित किया। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने 4 अप्रैल 2026 को तेलंगाना में 2 नई इनिशिएटिव शुरू किए, अटल टिंकरिंग लैब, सारथी और मेंटोर इंडिया अकेडमी। नीति आयोग ने एक नया प्लान बनाया जिसका नाम है DPI@2047। इसका लक्ष्य है 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। और रियल टाइम गवर्नेंस और लास्ट माइल डिलीवरी के लिए CPO पोर्टल लॉन्च किया नीति आयोग ने। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार स्कूली शिक्षा में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? तो आंसर होगा पंजाब। ठीक है, तो ये सब नीति आयोग से बनने वाले आपके प्रश्न करंट अफेयर्स के हमने रिवाइज कर लिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी एंडी बर्नहैम, इनको किस देश की लेबर पार्टी का नया नेता चुना गया? तो आंसर होगा यूके। तो एंडी बर्नहैम ब्रिटेन की लेबर पार्टी का नया नेता इनको चुना गया है और इस तरह से ये यूके के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। कीर स्टारमर की ये जगह लेंगे जिन्होंने अभी जून महीने में इस्तीफा दे दिया था। एंडी बर्नहैम कौन है? ये पहले पत्रकार रह चुके हैं, 2001 में पहली बार सांसद बने थे। तो सिंपल सा याद रखो आप, तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? एंडी बर्नहैम। बाकी मैं आपको यूके ले चलता हूँ जिसकी कैपिटल लंदन होती है, करेंसी पौंड स्टर्लिंग। आप मैप में देखो, मैप में ज्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। अगर यहाँ पे मैं 3 देशों को मिलाता हूँ, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, तो ये तीनों मिलकर के बनते हैं ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ पे अगर नॉर्थ आयरलैंड को मिला देते हैं तो ये बनता है यूके। बाकी इंग्लैंड से, यूके से और क्या क्या प्रश्न बनेंगे? अभी ब्रिटेन में भारत के जो अगले उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने थे, पेरिया स्वामी कुमारन उनका नाम है। यूके ने 1 जनवरी 2009 या उसके बाद जन्म लेने वाले लोगों के लिए तंबाकू की खरीद पर आजीवन प्रतिबंध लगाया।
उसके अलावा ब्रिटिश संसद में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया जे संतोष कुमार को। शिक्षा मंत्रालय ने ब्रिटेन के प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को बंगलुरु में अपना कैंपस खोलने की अनुमति दे दी। भारत और यूके ने मिलकर ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी नाम की एक नई पहल शुरू की है। और 10वां जो आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 अभी हुआ इंग्लैंड और वेल्स में, उसको जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड को हराया। उसके अलावा भारतीय वायुसेना ने ब्रिटेन से 9 पुराने रिटायर्ड जो जैगवार लड़ाकू विमान है उनको खरीदने का फैसला किया। पुराने क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि उनके स्पेयर पार्ट्स हम इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन, उनको ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभी इंग्लैंड के बेन स्टॉक ने, जो क्रिकेटर है, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया। ठीक है, तो ये सब बातें यहां से याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में पहली बार निवेश अनुकूलता सूचकांक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? तो इसका भी उत्तर होगा नीति आयोग। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि नीति आयोग ने जारी किया और पहली बार जारी किया, इसलिए डबल इंपॉर्टेंट। तो नीति आयोग ने, याद रखना, पहली बार इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स को जारी किया है। जारी करने का उद्देश्य ये देखना है कि कौन सा राज्य निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए कितना तैयार है। इससे पता चलता है कि किसी राज्य में उद्योग लगाना और व्यापार करना कितना आसान है। तो ये अभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन इसमें किया गया, सबको रैंकिंग दी गई है। मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बताया, राज्यों के बीच बेहतर निवेश माहौल बनाना, एक कंपटीशन की भावना डेवलप करना, यूं समझो। यहाँ पे राज्यों को उनकी ताकत और कमजोरियों को पहचान पाएंगे, वो व्यापार करने में आसानी बढ़ेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको कहते हैं। राज्यों को सुधार करने के लिए मार्गदर्शन देना, मतलब एक तरह से इन्होंने कहा ये कंपटीशन नहीं है, यूं मत समझो कि मैं पहले स्थान पे मैं दूसरे स्थान पे, बल्कि ये एक तरह का सुधार करने का मौका है, सुधार करने का सूचकांक है। आपको पता लगेगा कि हाँ, हम इस स्थान पे हैं तो हमें और मेहनत करनी है, और किस क्षेत्र में ज्यादा मेहनत करनी है, तो ये सब यहाँ से पता लगेगा। तो इसमें जो मूल्यांकन किया गया है राज्यों का, वो 84 संकेतकों इंडिकेटर्स के आधार पर किया गया, और 8 प्रमुख स्तंभों जो पिलर से उन पर राज्यों का आकलन किया। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, चाहे यूं कह दे बड़े राज्यों में, तो टॉप पर गुजरात है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे तमिलनाडु है। वहीं पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों में बात करोगे तो पहले स्थान पे उत्तराखंड है, फिर असम है और हिमाचल प्रदेश है तीसरे स्थान। वहीं यूनियन टेरिटरीज में बात करेंगे तो पहले स्थान पे गोवा है, दूसरे पे दिल्ली है और तीसरे पे चंडीगढ़ को रखा है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया खोल के, लेकिन आपको याद रखना है कौन सा इंडेक्स है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स है। किसने जारी किया? नीति आयोग ने जारी किया, पहली बार जारी किया। और इसका उद्देश्य क्या है इस इंडेक्स को जारी करने का? ये बताना कि कौन सा राज्य निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए कितना तैयार है। ठीक है, बड़े राज्यों में, पहाड़ी या उत्तर पूर्वी राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में किसकी क्या रैंकिंग है वो सब मैंने आपको बता दिया, गुजरात, उत्तराखंड और गोवा। ठीक है, अब एक तरह से इंडेक्स वाला प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस, सूचकांक मैं आपको इस साल के और रिवाइज करवाता हूँ। मतलब इस साल के नहीं, मतलब लेटेस्ट कहना सही रहेगा। जैसे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 लेटेस्ट है ये। तो भारत 91 पे है, टॉपर डेनमार्क है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 130 पे है, टॉपर आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉपर आइसलैंड हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 94 पे, टॉपर फिनलैंड हो गया। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 पे, टॉपर स्विट्जरलैंड हो गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38 पे, टॉपर स्विट्जरलैंड हो गया। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 127 पे है, टॉपर आइसलैंड हो गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 116वें स्थान पर है, टॉपर फिनलैंड हो गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के रैंक है 102। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 157 पे है, टॉपर नॉर्वे है। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरे पे, टॉपर अमेरिका। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे पे, टॉपर अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 13वें स्थान पर है, टॉपर पाकिस्तान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 23वें स्थान पर है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉपर आइसलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 70वें स्थान पर है, टॉपर स्वीडन है। आईक्यू एयर ने 2025 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की। इसमें सबसे प्रदूषित देश है पाकिस्तान, भारत छठे स्थान पर है। सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद का लोनी है। दिल्ली, इसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बताया गया। रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स आया, इसमें भारत 16वें स्थान पर है, टॉपर सिंगापुर है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने जारी किया। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, भारत 13वें स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। इसके अलावा और भी है, ये तो हो गया। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, भारत चौथे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका।
और 2026 में सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स रिजर्व वाला देश चाइना है, भारत 5वें स्थान पर है। ग्लोबल हाइड्रो पावर आउटलुक रिपोर्ट आई, भारत 5वें पे, टॉपर चाइना है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई, इसमें एफडीआई इनफ्लो के मामले में भारत 11वें पे, टॉपर अमेरिका है। जबकि एफडीआई आउटफ्लो के मामले में 18वें स्थान पे भारत है। और ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में टॉपर कोपेनहेगन है। भारतीय शहरों में बात करेंगे तो टॉप 100 में तो कोई नहीं है। फिर नई दिल्ली आपको देखने को मिलेगा 120वें स्थान। भारत सरकार ने पहली बार सेवा उत्पादन सूचकांक इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन जारी किया है। इसमें कोई रैंकिंग नहीं है, लेकिन ये पूछा जा सकता है किस मंत्रालय ने, सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट सूचकांक इंडेक्सेस हमने रिवाइज करे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 इसको किस मिशन के तहत लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा मिशन आगमन। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना, क्योंकि अभी 18 जुलाई को ही, यानी कि कल ही के दिन, अभी हैदराबाद की जो प्राइवेट स्पेस कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, इसने भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट जिसका नाम है विक्रम-1 इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये भारत की पहली निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है जिसने अपना ऑर्बिटल रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा है। इसको कहां से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। किस मिशन के अंतर्गत? उस मिशन का नाम क्या है? मिशन आगमन। यही प्रश्न मैंने आपसे पूछा था। तो लॉन्च किया स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने। इसके बारे में बात करें, स्थापना होती है 2018 में। इसके संस्थापक थे पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका। ये पहले इसरो में काम करते थे, फिर अलग होकर के उन्होंने अपनी नई कंपनी बनाई। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। अच्छा, यहाँ पे दो आपको सुनने को नाम मिलेंगे, एक तो विक्रम-S और विक्रम-1, दोनों इसी कंपनी ने बनाए हैं। दोनों में कंफ्यूज मत होना। विक्रम-S को तो 2022 में ये लॉन्च कर चुके हैं और इस तरह से ये देश का पहला प्राइवेट सब ऑर्बिटल रॉकेट बना था। और विक्रम-1 ये आप कह सकते हो भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है। सब ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में क्या अंतर हो गया? तो जो ऑर्बिटल रॉकेट है ये पृथ्वी की कक्षा, मतलब ऑर्बिट में पहुंच करके चक्कर लगाता है, और सब ऑर्बिटल रॉकेट में ये अंतरिक्ष की सीमा तक जाता है और वापस लौट के आ जाता है, पृथ्वी की कक्षा में नहीं पहुंचता। ये अंतर है दोनों में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि जुलाई 2026 में पॉलिसी बाजार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो आंसर होगा अमिताभ बच्चन को। वैसे इनका एडवर्टीजमेंट तो आपने अब कई बार देख लिया होगा। अभी जुलाई में ही पॉलिसी बाजार ने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वे परिवार सबसे पहले नाम के देशव्यापी बीमा जागरूकता अभियान का नेतृत्व करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य है लोगों को स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के महत्व के बारे में जागरूक करना। कर ही रहे, एडवर्टाइज आपने देखा होगा। परिवारों को समय रहते बीमा खरीदने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिसी बाजार की बात करें, सिंपल से याद रखो, पॉलिसी बाजार के भी ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने। पॉलिसी बाजार जिसकी स्थापना होती है 2008 में, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। इसके सीईओ हैं सरबवीर सिंह। तो भारत का ये प्रमुख ऑनलाइन बीमा मार्केट प्लेस है। पॉलिसी बाजार याद रखना, ऑफलाइन नहीं है, ये ऑनलाइन है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम सभी तरह की पॉलिसीज मिल जाएंगी ऑनलाइन। ब्रांड एम्बेसडर से कुछ प्रश्न मैं आपको बताऊं तो पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनी हरमनप्रीत कौर। हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा। 28वीं एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो इस साल होंगे उसके ब्रांड एम्बेसडर शरद कमल बने। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के पंकज त्रिपाठी। सिटी यूनियन बैंक के बने थे ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा। यूनिक्लो ये जापानी फैशन क्लोथिंग ब्रांड है, इसने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को बनाया। और भीम पेमेंट एप्लीकेशन के बने एमएस धोनी। जिंदल स्टेनलेस स्टील के पहले ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह बने। एआर रहमान को यामा म्यूजिक इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। श्रेयस अय्यर F1 सिम रेसिंग प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर बने। इन्फोसिस ने अभी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया कार्लोस अल्काराज को, टेनिस प्लेयर स्पेन के। वोग आइवियर इसने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया कृति सेनन को। और एशियन टेनिस फेडरेशन ने किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को प्लेयर एम्बेसडर नियुक्त किया? अभी लिएंडर पेस, कोलकाता से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर से ये सारे प्रश्न आपके बनेंगे इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। और एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, मतलब जो समझो भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो वीडियो बनाने का, कंटेंट तैयार करने का मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो कल का वीडियो शायद आ नहीं पाएगा अगर टाइम नहीं मिला तो, या मैं समय रहते लौट नहीं आया तो। क्योंकि जब भी मुझे इधर उधर जाना पड़ता है तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, कैसे भी तैयार करता हूँ कंटेंट। देर सवेर आज तक पहुंच जाता है, दिन तक पहुंचा देता हूँ, शाम तक पहुंचा देता हूँ। लेकिन अगर पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, मैं बना ही नहीं पाऊंगा, तो फिर कैसे आ पाएगा। तो मैं पहले सूचित कर दूं कि शायद कल का वीडियो ना आ पाए।
लेकिन अगर मैं टाइम पे वापस आ गया, मुझे समय मिल गया, मैंने रेडी कर दिया, तब तो पहुंच ही जाएगा। हो सकता है थोड़ा लेट पहुंच जाए, तो दोनों बातें हैं, तो परेशान ना हो। बाकी डेली आपको पीडीएफ मिल ही जाती है प्रैक्टिस के लिए, इसके मॉक टेस्ट क्विज वगैरह आपको मिल जाते हैं अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अभी यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो सरही कोरेत्स्की इनका नाम है। फिर पूछा कि राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 के तहत इक्विटी पर रिटर्न की सीमा क्या निर्धारित की गई है? 12 से 16%। फिर पूछा था कि आईसीसी की नवगठित गवर्नेंस रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष बने हैं देवजीत सेकिया। फिर पूछा बिम्स्टेक के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की 5वीं बैठक आयोजित हुई कहां पर? नई दिल्ली में। फिर पूछा भारतीय नौसेना में 22 जुलाई को शामिल होने वाला स्वदेशी युद्धपोत मालवन किस श्रेणी का है? माहे श्रेणी का है। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? 26-2 मतलब मैंने आपको कल भी समझाया था 2026 का ये दूसरा एडिशन है, जो ये होगा कोच्चि केरल में। भारत की पहले हाइड्रोजन ट्रेन अभी किस स्टेशन से शुरू की गई? जींद हरियाणा। किस राज्य ने कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल को लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश। और अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस ये मनाया गया अभी 17 तारीख को, 17 जुलाई को। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल क्या पूछा था, यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।